नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर अपन सेकेंड पेपर को कंटिन्यू सॉल्व करने वाले हैं। जो सीरीज़ अपनी कंटिन्यू हो रही है, जो सेकेंड पेपर है नवंबर 2021 का पेपर है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, FSH, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको अपन बोलते हैं। तो इसमें देखो क्या लिखना है अपन को, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस बाय एंटीरियर पिट्यूटरी इन रिस्पॉन्स टू गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। तो जब सबसे पहले हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन रिलीज होगा, वो सिग्नल देगा FSH रिलीज करने के लिए। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा, कहाँ से होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH सीक्रेट होगा। FSH प्ले रोल इन सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन बोथ फीमेल एंड मेल्स। तो FSH दोनों में, मेल और फीमेल में सेक्सुअल डेवलपमेंट दैट इज और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, दोनों में, मेल और फीमेल में, है ना। तो इसकी थेरेपी भी दी जाती है जिसमें ये हार्मोन कम होता है, तो वहाँ पर GnRH जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग थेरेपी दी जाती है जिससे इसको अपन स्टिमुलेट कर सकते हैं। इट स्टिमुलेट दी डायोटीराइन फंक्शन, रिलीज FSH एंड LH एंड इंड्यूस फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है, फिर इसके इंड्यूस मतलब कि सिक्रेशन के कारण फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी होने लगता है ना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरीज। तो ओवरीज से एग का रिलीज होना, ये एक फेज भी होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ओव्यूलेटरी फेज जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो एग होता है वो रिलीज होता है ओवरीज से। इन वुमेन द इवेंट ऑकर व्हेन द ओवरियन फॉलिकल रप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी oocytes ओवरी सेल, है ना, ओवरियन सेल। तो ये जो वुमेन्स, ये बस वुमेन्स में होता है। ये कब होगा, जब फॉलिकुलर, जो ओवरियन फॉलिकुलर जब रप्चर होगा और वहाँ से सेकेंडरी oocyte ओवरियन सेल वहाँ पर सीक्रेट होगा। तो जो एग है उसको क्या बोलेंगे अपन, सेकेंडरी oocyte ओवरियन सेल, जो कि फॉलिकुलर रप्चर के कारण रिलीज होगा। ओव्यूलेशन हैपन अबाउट 40 डे बिफोर पीरियड स्टार्टेड एंड एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डेज, है ना। तो 28 दिन की साइकिल में जो 14th डे है वहाँ पर ओव्यूलेशन देखने को मिलेगा। एवरेज अगर 28 डेज की साइकिल है तो 14th डे पे ओव्यूलेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन है वो फर्न्स टेस्ट। तो फर्न्स टेस्ट क्या है, फर्न्स टेस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एंड used in obstetrics to detect preterm premature rupture of मेम्ब्रेन, है ना। तो ये जो है, ये टेस्ट अपन काय के लिए लगाएंगे, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो उसका कंसंट्रेशन कितना है, वो कितना है, उसके एविडेंस को देखने के लिए, है ना। तो प्रेजेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। और ऑप्स में अपन इसका क्या मतलब कि किसके लिए लगाएंगे, उसको प्रीमेच्योर रप्चर तो नहीं हुई मेम्ब्रेन, या फिर ऑनसेट ऑफ लेबर कब होने वाला है, इसको डिटेक्ट करने के लिए अपन फर्न्स टेस्ट लगाएंगे। काय के लिए, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और ऑनसेट ऑफ लेबर, ये ऑप्स में। और जो गायनी है उसमें अपन एमनियोटिक फ्लूइड के लिए लगाएंगे, है ना। इसके बाद में जो इनने आयुर्वेद से जो फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, पुष्पयानक चूर्ण। पुष्पयानक चूर्ण के मुख्य घटक सबसे पहले अपन को कुछ याद कर लेने हैं इसमें से। मैंने तो यहाँ पर सारे ही लिख दिए लगभग, लेकिन आपको इसमें से कुछ याद कर लेने और लिख देने। क्या क्या है पुष्पयानक चूर्ण के घटक, देखो, पाठा, जामुन की गुठली, आम की गुठली, पाषाण भेद, रसांजन, अम्बुष्टक, मोच रस, ये सब, कुटज की छाल हो गई, केसर, अतीस, कच्चे बेर का गुदा, मोथा, लोध्र, गैरिक, है ना, मरीच वगैरह, मरीच, मुलेटी, ये सब अपन इसमें लिख सकते हैं। इनको सम भाग में लेकर अपन को इसका प्रिपरेशन करना है ना। इसकी मात्रा कितनी देनी है, 3 से 4 ग्राम। इसका अनुपान में मधु एवं तंडुलोदक। इसका उपयोग कहाँ का करेंगे अपन, उपयोग इसका देखो, योनि दोष, रजो दोष, योनि में श्वेत पित्त, नील, श्याव, अरुण वर्ण के स्त्राव एवं कटिशूल में इसका यूज करेंगे पुष्पयानक चूर्ण का, ठीक है। तो इसकी मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 ग्राम, और इसका अनुपान मधु के साथ साथ मधु एवं तंडुलोदक। इसके बाद में यहाँ पर 6th क्वेश्चन आता है उपलुता योनि व्यापत। तो आचार्य चरक और वाग्भट ने इसको वात कफ दोष से माना है ना। तो वात कफ दोष प्रदान होता है इसमें उपलुता योनि व्यापत में। और इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, देखो, पांडु वर्ण का तोत के साथ तथा
श्वेत वर्ण के कफ का स्त्राव, तो पांडु रंग का जो श्वेत, मतलब यहाँ पर कफ के अपन को लक्षण देखने को मिले, तो कफ तो पांडु ही होता है, इसमें तोत भी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, देखो कफ एवं वात से होने के कारण इसमें रोग के व्याप्त हो रहे हैं। अगर वहाँ पर मुख्यतः दोष जो है वो कफ और वात है, तो इसके जो रोग है वो देखने को मिलेंगे, कफ वात प्रधान रोग देखने को यहाँ पर मिलेंगे। योनि में श्वेत एवं पिच्छिल स्राव, तो कफ है तो वहाँ पर श्वेत और पिच्छिल, तो पिच्छिल भी कफ का ही गुण है, तो श्वेत और पिच्छिल स्त्राव यहाँ पर योनि में देखने को मिल रहा है। अगर इसको अपन मॉडर्न से कंपेयर करें तो इसको अपन मोनेलिया वॉल्वो वेल्जेनिस के नाम से अपन जानते हैं, इसकी मोनेलिया वॉल्वो वेल्जेनिस है ना। इसके अगर संप्राप्ति की बात करें तो यहाँ पर मैंने इसका जो चार्ट बना है, संप्राप्ति चक्र यहाँ पर बना के रखा है। तो निदान सेवन किया, वात और कफ दोष की वृद्धि हुई। उसके बाद में वात जो है वो कफ को, वात है वो कफ को कहाँ पर लेके आएगी, योनि में मार्ग, योनि के मार्ग में ले आएगी, वहाँ पर गमन करा देगी कफ का, तो वहाँ पर कफ बढ़ जाएगा, वात भी बढ़ी हुई है, तो वहाँ पर योनि दूषित हो जाएगी, उससे उपलुता योनि व्यापत की संप्राप्ति बन जाएगी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज ऑफ योनि व्यापत, है ना। योनि व्यापत के इसमें निदान लिख सकते हैं, कारण लिख सकते हैं। तो ये क्या क्या है, मिथ्या आचरणा, मतलब कि मिथ्या आहार विहार बोल सकते हैं, तो असात्म आहार एवं आचरण, है ना, असाध्य आहार और आचरण, तो दुष्ट आर्तव, ऋतु चक्र की अनियमितता, है ना, तो दो जो उनमें जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है वो अनियत रूप से हो रही है, मतलब कि पर्टिकुलर इंटरवल पर नहीं हो रही है ना, या तो पहले आ जा रही है या तो लेट आ रही है, ये भी इसका कॉज बन सकता है। बीज दोष, जो जेनेटिक्स बताते हैं यहाँ पर, बीज दोष भी यहाँ पर बता रहे हैं, स्त्री बीज दोष, है ना, ये भी एक कॉज हो सकता है। देव प्रकोप, जो पूर्वजन्म के कर्म है, यहाँ पर इससे बताते हैं ये पूर्वजन्म के जो कर्म है, अधर्म या फिर अज्ञात कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सब यहाँ पर बताए हैं ना। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, अत्यधिक मैथुन के सेवन करने से, अपद्रव का प्रयोग करने से ये हो सकता है। इसके बाद में 8th क्वेश्चन है स्तन्य कीलक। स्तन्य कीलक क्या है, देखो माता धात्री के द्वारा भोजन के साथ साथ वज्र, तृण, कीट, तूष, शुक, माक्षिका, ये पत्थर का टुकड़ा, केश, ऊन, अस्थि इत्यादि का सेवन करने से स्तन्य कीलक रोग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो निदान बता रहे हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स है, जो ग्रेन्स है, ये सब इसका सेवन करने से ये स्तन्य कीलक रोग की उत्पत्ति मान रहे हैं, है ना। तृण जैसे कि धूल, मतलब कि जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो, कीट, है ना, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो यहाँ पर बता रहे हैं, पत्थर का टुकड़ा, केश, है ना, तो इससे ये बता रहे हैं। तो इससे क्या होगा, देखो स्तनों में, मतलब इसके जो लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं, स्तनों में स्तंभ, स्त्राव, शोथ, शूल, रुझा एवं दाह, तो ये लक्षण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अपन को। स्तनों में चारों ओर सिराओं का जाल दिखना है, तो ये क्लिनिकल सिम्टम है बेसिकली, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, तो स्तनों में चारों ओर सिराओं का जाल यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगा, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, कील के समान कठिन होकर अंगों से बाहर पहुंचना, बाधा पहुंचना, तो वहां पर अपन को ऐसा लगेगा, मतलब कि जो स्त्री जो पीड़ित है, इससे उसको ऐसा लगेगा कि उसके स्तनों में कील के जैसी चुभोने जैसी पीड़ा उसको होगी वहां पर। इसकी संप्राप्ति देख लेते हैं अपन, धात्री के द्वारा वज्र का सेवन, है ना, तो ये सॉलिड पार्टिकल का सेवन कर रही है। वज्र का पच्च अवशय या फिर पक्वाशय में नहीं पहुंचना, वहां पर पक्वाशय में नहीं पहुंचा, वो अपक्व वज्र क्लेद को प्राप्त, है ना, तो वहां पर उसका पाचन नहीं हुआ, वो अपक्व रहा और उससे क्लेद की उत्पत्ति हुई। अपक्व वज्र वायु द्वारा गतिमान होकर रस के साथ मिलकर वहाँ पर स्तन्य व सिराओं में गमन करेगा, तो वहाँ पर वो अपक्व था, तो उसको वायु ने उठाया और उसको कहाँ ले गई, रसव स्रोतस में। रसव स्रोतस स्तन्य में भी है ना, तो स्तन्य व सिराओं में वहाँ पर वो गमन कर दी, है ना, तो रसव स्रोतस ने उसको स्तन्य व सिराओं में गमन करा दिया वायु ने। वहाँ पर स्त्री के वृद्ध स्तन वह सिराओं में विकार की उत्पत्ति, है ना, तो वहाँ पर उसकी सिरा बाहर अपन को दिखने लगेगी, है ना। तो ये ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वज्र है, जो अपक्व था, वो उसको वायु ने वहाँ पर उसको ले आई है स्तन्य व सिराओं में, है ना। तो कील के समान कठिन होकर अंगों में बाधा पहुँचाएगा, है ना, तो कील के समान वहाँ पर उसको कठिन होकर वहाँ पर अंगों में बाधा देखने को मिलेगी। इसके बाद में 9th है
एलिस टिश्यू फॉर्सेप। तो एलिस टिश्यू फॉर्सेप क्या है, देखो इसको, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है टू होल्ड द रेक्टल शीट वाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग एब्डोमिनल वॉल। तो जो रेक्टल शीट है इसको होल्ड करने के लिए जब अपन एब्डोमिनल वॉल को अपन ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका अपन यूज़ करेंगे इन गायनेकोलॉजी। यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लगाया नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें सबसे पहले अपन गायनेकोलॉजी में देख लेते हैं इसका क्या यूज़ करेंगे। टू होल्ड द एज ऑफ वेजाइना, एजेस को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, इन वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, है ना। तो वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी कर रहे हैं, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी कर रहे हैं, तो उसके एजेस को पकड़ने के लिए, या फिर अपन इसमें भी इसका यूज़ करेंगे। टू होल्ड दी यूटेरस, यूटेरस को भी होल्ड कर सकते हैं इसके। वेजाइना एंड एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, मायोक्टोमी एंड यूरेक्टोप्लास्टी, इसमें भी अपन इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद में इन ऑप्स में अपन क्या यूज़ करेंगे, इन LSCS जो सिजेरियन सेक्शन होता है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, एंड टू होल्ड द एंगल ऑफ यूटेराइन इंसीजर्स। तो जब अपन को यूटेराइन के इंसीजर को होल्ड करना है, वहाँ पर अपन को इसका यूज़ करेंगे। फॉर करेक्शन ऑफ एक्यूट इन्वर्जन ऑफ यूटरस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इन्वर्जन यूटरस होता है उसको क्योर करने के लिए अपन इसका यूज़ करेंगे ऑप्स में। तो यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लगा के रखा है, तो 2 नंबर के लिए सफिशिएंट है इतना। तो इसके बाद में 10th क्वेश्चन जो है वो मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे वर्क करते हैं उसका मोड ऑफ एक्शन पूछा गया था। तो कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव विल डेवलप टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन बाय सस्पेंडिंग द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन। तो गोनाडोट्रोपिन जो है उसका ये सप्रेशन कर देंगे। जो सेक्सुअल वाले जो हार्मोन्स है अपने, गोनाडोट्रोपिन सेक्सुअल का जो सेक्स ऑर्गन का जो डेवलपमेंट करते हैं, ये इसका प्रिवेंशन कर देंगे। ये जो कंबाइंड हार्मोनल जो कॉन्ट्रासेप्टिव है ये इसका प्रिवेंशन कर देंगे। दे इनहिबिट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड प्रिवेंट ओव्यूलेशन एज प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, है ना। तो ये इनहिबिट कर देंगे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये सबको ये इनहिबिट कर देंगे, जिसके कारण इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन, FSH, एस्ट्रोजन इनहिबिट FSH एंड प्रिवेंट फॉलिकुलर ग्रोथ। तो जो FSH का इनहिबिशन हो जाएगा और फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। प्रोग्रेस्टिन कॉज इनवॉलेंट्री इफेक्ट प्राइमरीली बाय इनहिबिटिंग LH सर्च, है ना। तो LH को भी, जो LH सर्च जो आता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, इसको भी प्रिवेंट कर देंगी, तो इसके कारण ओव्यूलेशन भी नहीं हो पाएगा। प्रोड्यूसिंग स्टैटिक एंडोमेट्रियम हाइपोप्लेजिया। तो जो एंडोमेट्रियम है वहाँ पर हाइपोप्लेजिया की कंडीशन वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण वहाँ पर अगर मे बी पॉसिबल फर्टिलाइजेशन भी हो गया तो वहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो एंडोमेट्रियम हाइपोप्लेसिया की कंडीशन उत्पन्न कर देगा ये। अल्टरनेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। तो जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी जो वो है कंसिस्टेंसी उसको बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, जो स्पर्म की जो मोटेलिटी है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो ये मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है। इसके बाद में अपन चलते हैं फरवरी 2020 के पेपर में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वाइकल इरेजन। तो सर्वाइकल इरेप्शन इज रेड वेलवेट लाइक एंड ऑफ्टन रॉ लुकिंग एरिया विथ ग्रेस टाइप अपेयर ऑन दी आउटर सर्फेस ऑफ सर्विक्स। तो आउटर सर्फेस ऑफ सर्विक्स अगर रेड वेलेंट्स लाइक या फिर रॉ जो एरिया है वहाँ पर रेडनेस हो जाए, थोड़ी उठी हुई हो जाए, तो वहाँ पर सर्वाइकल इरोजन बोल सकते हैं अपन। ये बेलाइन कंडीशन है एंड डज नॉट लीड टू सर्वाइकल कैंसर। तो ये प्राइमरीली मतलब कि उतनी घातक कंडीशन नहीं है। अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चलेगी तो ये सर्वाइकल कैंसर में भी वो ये हो सकती है। इसके बाद में डिफाइन डिसएमिनोरिया। डिसएमिनोरिया डिफाइन एज अ पेनफुल menstruation characterized by severe and frequent menstrual cramp। तो यहाँ पर डिसएमिनोरिया में क्या हो रहा है, यहाँ पर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। तो जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी एंड वहाँ पर फ्रीक्वेंट क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे अपन को। पेन इन क्रैम्पिंग
थ्रोबलिंग और डल टाइप एक्ने रेडिएटिंग टू लेग्स, है ना। तो ये जो पेन है वो लेग्स की ओर चले जाएगा, है ना, तो वहाँ पर उत्पन्न होगा और लेग्स की ओर रेडिएट हो रहा है। इट मे ऑकर विथ मेंसेस प्रोसीड बाय 1 to 3 days, टेंड्स टू पीक 24 hours आफ्टर मेंसेस स्टार्ट। तो 1 से 3 दिन के बाद तक के भी चल सकता है ये मेंसेस, मतलब कि जब पीरियड्स आ रहे हैं उसके 1 से 3 दिन तक के ये कंटिन्यू पेन रेडिएट हो सकता है अपने लेग्स में, है ना। तो ये है डिसएमेनोरिया। इसके बाद में फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है योनि धावन। तो योनि धावन का अर्थ क्या है? धुलना। तो औषधि द्रव्यों के क्वाथ, फांड, स्वरस, गौ दुग्ध, गौमूत्र, अजा दुग्ध, इन सब से योनि को धुलना योनि धावन कहलाता है ना। तो गौ दुग्ध हो गया, गौमूत्र, अजामूत्र, अजा दुग्ध, इन सब से योनि को धुलना क्या कहलाएगा? योनि धावन कहलाएगा। इसका यहाँ पर उपयोगिता पूछी थी, तो उपयोगिता में अपन ऐसा लिख सकते हैं कि योनि में अगर दुर्गंध हो रही है तो वहाँ पर अपन को काय से धुलना है योनि को? सर्वगंध द्रव्यों के क्वाथ से, आरगवद आदि क्वाथ से अपन को योनि का धावन करना है, ठीक है। योनि पिच्छलता अगर है तो वहाँ पर आरगवद आदि कषाय से के अपन को परिषेक करना है। परिषेक ये सब योनि धावन के ही पर्याय है, धावन को ही परिषेक वगैरह ये सब बोलेंगे, ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे। योनि शिथिलता, वात हर द्रव्यों से के क्वाथ से अपन को योनि धावन करना है अगर योनि में शिथिलता है तो, ठीक है। योनि का अगर स्त्राव हो रहा है, योनि में से अगर स्त्राव हो रहा है तो वहाँ पर करीर, धव, अर्क पुष्प, वेणु, नींब, त्वक, जामुन, जीर्ण वृक्ष, मूल क्वाथ के मृतिका और सीधु एवं शुष्क के साथ मिलाकर अपन को वहाँ पर योनि का धावन करना है। वात, पित्त, कफ, इनके पर्टिकुलरली अगर अपन बात करें तो यहाँ पर सरल एवं मूषक पर्णी, मुद्ग पर्णी के क्वाथ से करना है अगर वात के से दूषित है। अगर पित्त से दूषित है तो गैरिक एवं अरिष्ट के क्वाथ से, और अगर कफ से दूषित है तो वहाँ पर मेषमूत्र के योनि धावन, मेषमूत्र से अपन को योनि का धावन करना है। इसके बाद में जो है कर्णिनी योनि व्यापत। कर्णिनी मतलब क्या है? देखो, इसके जो गर्भिणी स्त्री द्वारा अकाल में प्रवाहन करने से, अकाल में प्रवाहन करने से, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट निदान है। यहाँ पर कर्णिनी व्यापत में, योनि व्यापत में अपन को देखने को मिलता है ये, ठीक है। निदान सेवन किया उसने, गर्भिणी के द्वारा रुकी हुई वायु का प्रकोप। निदान के सेवन से क्या होगा? गर्भिणी के द्वारा जो रुकी हुई वायु है उसका प्रकोप हो जाएगा। प्रकोपित वायु का श्लेष्मा एवं रक्त के साथ मिलना। यहाँ पर देखो कफ और रक्त दोष का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो जो वायु है वो कफ और रक्त के द्वारा वहाँ पर मिल जाएगी। योनि में कर्णिनी का उत्पत्ति, है ना, तो कर्णिका की उत्पत्ति यहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद में ये कर्णिनी योनि व्यापत रोग हो रहा है। इसके बाद में अपन चलते हैं 6th क्वेश्चन पे, जो कि है एंडोमेट्रियोसिस। तो डिसऑर्डर इन विच टिश्यू दैट नॉर्मली लाइज इन द यूटेरस ग्रो आउटसाइड द यूटेरस। तो जो यूटेरस के जो टिश्यू होते हैं उसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है और वो यूटेरस से बाहर निकल आते हैं। विथ endometriosis the tissue can be found on the ovary, fallopian tube और on intestine। तो जो वहाँ से जो टिश्यू है, जो यूट्रस के जो टिश्यू है वो ओवरीज में आ जाएंगे या फिर फिलोपियन ट्यूब में आ जाएंगे या फिर इंटेस्टाइन तक के में आ सकते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस ये है एक्स्ट्रा ग्रोथ है टिश्यूज़ की, यूटराइन टिश्यू की आउटसाइड द यूटरस। इसके बाद में 7th क्वेश्चन है योनि व्यापत के सामान्य कारण। तो ये तो अपन पढ़ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। मिथ्याचरणा, प्रदूषित, आर्तव, बीज दोष, देव प्रकोपक, है ना, देव प्रकोपक जो कि पूर्ण जन्म के काम वगैरह, है ना, अपन देख चुके हैं। इसके बाद में जो 8th क्वेश्चन है ये लोहित क्षरा योनि व्यापत। तो देखो आचार्य सुश्रुत जी ने इसको पित्त दोष से माना है ना। तो लोहित क्षरा नाम से समझ में आ रहा है। इसके लक्षण में दाह के साथ साथ रक्त का क्षरण होने से इसे लोहित क्षरा कहते हैं। तो दाह के साथ साथ यहाँ पर रक्त का हो रहा है, तो पित्त का तो वही है गुण, क्या है? दाह होना। तो पित्त के कारण यहाँ पर दाह हो रहा है और रक्त का क्षरण हो रहा है, धीरे धीरे टपकना, है ना। तो धीरे धीरे रक्त का क्षरण हो रहा है। इसमें पित्त के अन्य लक्षण भी देखने को यहाँ पर मिलेंगे अपन को। इसके बाद में 9th क्वेश्चन है कोल्पोस्कोपी इंडिकेशन। तो कोल्पोस्कोपी अपन को कहाँ पर करानी है? इवोल्यूशन ऑफ वुमेन विथ
एबनॉर्मल पेप टेस्ट, तो पेप टेस्ट तो अपन कैंसर के लिए लगाते हैं, जो फीमेल्स होती है उसमें, तो यहाँ पर भी अपन अगर वो कैंसर के लिए प्रॉन है तो यहाँ पर अपन को कोल्कोस्कोपी अपन को इसमें करनी चाहिए। तो इवोल्यूशन ऑफ वुमन टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर हाई रिस्क ऑफ HPV DNA, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अपन को डाउट हो रहा है कि HPV DNA का इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पर अपन को ये टेस्ट लगाना है, कोल्कोस्कोपी अपन को वहाँ पर करनी है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ वुमेन विद पॉजिटिव विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड टेस्ट रिजल्ट, है ना, अगर वहाँ पर एसिटिक एसिड टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो वहाँ पर भी अपन को कोल्कोस्कोपी अपन को करवानी है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ सस्पिशियस अपेयरिंग सर्विक्स विद पोस्ट क्वार्टर एंड पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इवन इफ पेप स्पर्म इज नेगेटिव, है ना, तो यहाँ पर भी अपन को ये करनी है। इसके बाद में स्तन्य विद्रदी के प्रकार, स्तन्य विद्रदी जो है यहाँ पर इसके टर्म का भी अपन को पढ़ना है, इसको विद्रदी क्यों कहते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार गराई में स्थित पीड़ा से युक्त गोल अथवा चौड़ी आदि गुणों से युक्त शोध को विद्रदी कहेंगे, है ना। तो आचार्य सुश्रुत ने देखो विद्रदी को कैसे एक्सप्लेन किया, स्थिर, पीड़ा से युक्त, गोल, है ना, तो वो स्थिर रहेगी, पीड़ा से युक्त रहेगी, गोल रहेगी, ऐसे गुणों से युक्त शोध को ने विद्रदी कहा है। शीघ्र ही विदा होने के कारण इसको विद्रदी कहेंगे, तो इनमें बहुत जल्दी विदा होगा, इसलिए इसको यहाँ पर विद्रदी कहा गया है। इसके अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने इसके 6 भेद माने, विद्रदी के भेद 6 माने, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और अभिघातज। ठीक है, इसके बाद में अपन फरवरी 2019 का पेपर देख लेते हैं। तो देखो शुद्ध आर्तव का स्वरूप सबसे पहला क्वेश्चन था, मासान पिचिल दारति पंचरात्र अनुबंधिश्च नवा अति बहुलम न अत्यल्प आर्तवम शुद्धम आदिशेत गुंजा फलम सवर्ण च पद आलक्तम सन्निभम इंद्रगोपागम संकासम आर्तवम शुद्धम आदिशेत, है ना। तो ये चरक चिकित्सा स्थान का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये सबको याद होना चाहिए, जो 1 मास से अंतराल पर प्रविष्टित हो, है ना, तो वो 1-1 महीने के इंटरवल पर आए। ठीक है, पिछिलता एवं दाह एवं वेदना रहित होना चाहिए, तो किसी प्रकार की जब वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है तो पिछिलता नहीं हो, उसमें दाह नहीं हो, वेदना ना हो। इसके बाद में लगातार 5 रात्रि तक स्राव, तो जब ब्लीडिंग है जो 14 डे पर मैंने ब्लीडिंग देखी है तो वो लगातार 5 दिन तक के होना चाहिए। प्रमाण में ना बहुत कम हो और ना बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होती। वर्ण में गुंजा फल, कमल, पुष्प, इंद्रगोप के सदस्य लाल एवं शुद्ध आर्तव कहलाता है ना। तो गुंजा फल, कमल, इंद्रगोप, है ना, ये सब टर्मिनोलॉजी अपन को लिखना है इसमें। इसके बाद में रज का परिमाण, मतलब इसका अमाउंट कितना होना चाहिए। स्त्रियों में रज का परिमाण 4 अंगुली होता है ना, तो 4 अंगुली यहाँ पर इसका परिमाण बताया गया है। इसके बाद में आर्तव क्षय और वृद्धि के लक्षण अपन को यहाँ पर लिखने थे। तो आर्तव क्षय में देखो एक श्लोक याद कर लेना है, आर्तव क्षय यथो उचित काल दर्शनम अल्पता व योनि वेदना च, तो यथा उचित काल में दर्शन ना होना और योनि में वेदना होना, ये इसके लक्षण है आर्तव क्षय के। आर्तव वृद्धि के आर्तवम अंग मर्दम अति प्रवृत्ति दौर्गंधम च, तो अंगों में मर्दन होना, अति प्रवृत्ति होना और दौर्गंध होना आर्तव वृद्धि के लक्षण है। इसके बाद में असरक दर की परिभाषा एवं भेद लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक श्लोक लिख सकते थे छोटा सा, इसके साथ साथ अपन लिख देंगे यहाँ पर कि असरक या रज का अत्यधिक मात्रा में स्त्राव होना असरक दर या प्रदर कहलाता है ना। तो अत्यधिक मात्रा में स्त्राव होना असरक दर या फिर प्रदर, ऐसी इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद में इसके भेद, महर्षि चरक ने 4 प्रकार के असरक दर माने, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। इसके बाद में योनि धावन का वर्णन देखो, योनि धावन का भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है ये। धावन का अर्थ क्या है, धावन का अर्थ है धुलना, जो कि औषधि द्रव्य का क्वाथ, फांड, स्वरस, गौदुग्ध, गौमूत्र, अजामूत्र, अजादुग्ध इत्यादि से अपन इसका धावन कर सकते हैं, है ना।
देखो इसके पर्याय क्या क्या है, मतलब कि इसको और क्या क्या बोल सकते हैं। इसको अपन देखो, इसके योनि प्रक्षालन, योनि परिसेचन, योनि आचमन, योनि योनि सेचन शब्द से इसको अपन बोल सकते हैं। तो ये भी इसी के एक टाइप से पर्याय ही है। योनि धावन के द्वारा योनि तम, योनि पिच्छिल, है ना, इसमें अपन योनि पिच्छिलता, योनि कंडू, योनि शोथ, योनि दौर्गंध, योनि शूल, इस सब में अपन इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद में योनि व्यापत के उपद्रव, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया एक टाइप से। तो योनि व्यापत के उपद्रव क्या है? संतान का विनाश, बंधत्व, गुल्म, अर्श, प्रदर और अन्य वातिक व्याधियां हो सकती है। इसके बाद में विच राइट द डेफिनेशन एंड साइट ऑफ एंडोमेट्रोसिस। तो एंडोमेट्रोसिस क्या होता है? इज डिसऑर्डर इन विच द टिश्यू नॉर्मली लाइन्स इन यूटरस ग्रो आउटसाइड द यूटरस। तो अपन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अपन ने पहले ही देख लिया है कि जो यूटरस के जो टिश्यू होते हैं वो आउटसाइड ग्रो कर जाते हैं, फिलोपियन ट्यूब में जा सकते हैं वो, या फिर जो उसकी आउटर लाइनिंग है वहाँ पर आ सकते हैं, है ना। तो ये एक्स्ट्रा ग्रोथ है इसकी टिश्यू की। विथ एंडोमेट्रोसिस द टिश्यू कैन फाउंड ऑन दी ओवरीज, है ना, ओवरीज पे आ सकते हैं, या फिर फेलोपियन ट्यूब और इंटेस्टाइन तक के में आ सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है। राइट प्रिवेंशन मेजर ऑफ एसटीडी, तो जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है वहाँ पर प्रिवेंशन क्या क्या लेना चाहिए? देखो, अवॉइड सेक्स और सेक्सुअल एक्टिविटीज, अवॉइड करना चाहिए सेक्स और सेक्सुअल एक्टिविटीज को। स्टे विथ अनइन्फेक्टेड पार्टनर, अगर पार्टनर ही इन्फेक्टेड होगा तो वो तो ऑब्वियसली स्प्रेड करेगा ही, तो अनइन्फेक्टेड पार्टनर के साथ रहना चाहिए। वेट एंड टेस्ट, तो वहाँ पर टेस्ट भी करते रहना चाहिए। गेट वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेटेड हो, है ना। यूज कॉन्डम्स एंड डेंटल डाम्स कंसिस्टेंट एंड करेक्टली, है ना, तो कॉन्डम्स का यूज करना चाहिए यहाँ पर। 8th क्वेश्चन क्या है? डिफाइन डिसएमिनोरिया एंड राइट इट्स क्लासिफिकेशन। तो डिसएमिनोरिया क्या है? इट इज अ डिफाइंड एज प्लेनफुल menstrual and characterized by severe and frequent menstrual cramps। तो यहाँ पर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है और सीवियर फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यहाँ पर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, इसके साथ साथ क्रैम्प्स भी अपन को देखने को मिल रहे हैं। दी पेन इन क्रैम्पिंग, थ्रॉम्बिंग, डल टाइप एक्नेस रेडिएट टू लेग्स, है ना, तो वहाँ पर एक्ने भी देखने को मिल रहे हैं जो कि लेग्स की ओर जा रहे हैं, क्रैम्प भी हो रहे हैं इसमें। इट में ऑकर विथ मेंसेस और प्रोसीडिंग 1 to 3 days, ट्रेंड टू पीक 24 आवर आफ्टर मेंसेस स्टार्टेड, है ना। तो जब पीरियड लड़कियों में आने लगते हैं तो 24 आवर्स तक के बहुत एक्सट्रीम पेन होता है और 1 से 3 दिन तक के भी ये चल सकता है। इसके टाइप्स क्या क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी डिसएमिनोरिया और सेकेंडरी डिसएमिनोरिया। इसके 9th क्वेश्चन चलते हैं। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। तो रिकॉर्ड कीपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? रिकॉर्ड क्यों रखना चाहिए? फॉर इवोल्यूशन ऑफ फिजिकल स्टेटस। तो फिजिकल स्टेटस क्या है इसका, इसको जानने के लिए डायग्नोसिस, मेकिंग, मैनेजमेंट पेन, है ना, तो पेन का मैनेजमेंट, डिस्कस प्लान्स रिलेटिव्स विद रिलेटिव्स, पेशेंट ऑपरेशन एंड लेबर नोट्स। तो अगर अपन को अपने पास हिस्ट्री है उसके रिकॉर्ड से, तो अपन उसके जो फैमिली पार्टनर है या फिर जो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं उनसे अपन डिस्कस कर सकते हैं कि इसके सर्जरी करनी है या फिर क्या प्रोसीजर करना है, उसका मेडिटेशन क्या देना है, ये सब अपन इससे डिस्कस कर सकते हैं। मैनेजमेंट प्लान्स क्या है ये बना सकते हैं। इट हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लिटिगेशन, है ना, तो जो केसेस वगैरह जो हो जाते हैं डॉक्टर्स पे, तो अगर अपने पास रिकॉर्ड्स हैं तो अपन इससे रिकॉर्ड्स को अपन शो कर सकते हैं। मे बी नीड फॉर कोर्ट एज एविडेंस, है ना, तो कोर्ट में भी अपन एविडेंस के रूप में ये दिखा सकते हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सॉल्व करने के लिए दे दिए हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपको क्या क्या सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट क्लासिफिकेशन एंड फीचर ऑफ जेनाइटल प्रोलैप्स। फर्स्ट क्वेश्चन है जेनाइटल प्रोलैप्स। सेकेंड है आनंद चरना, है ना, आनंद चढ़ना क्या है ये लिखना है अपन को। और थर्ड क्वेश्चन है योनि कल के 4 निर्देश। तो ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।